नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में। आप सभी को बताते चलें कि आपकी सफलता में एक छोटा सा प्रयास आरजीएस के द्वारा रहता है कि डेली करंट अफेयर के माध्यम से जो बीते समय में जो भी घटनाएं हुई रहती हैं या जो भी प्रमुख चर्चा के बिंदु रहते हैं उन्हें आप तक पहुँचाया जाए, और साथ ही साथ एमसीक्यू और व्याख्या के माध्यम से उस पर चर्चा की जाए। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग बढ़ते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूपीएससी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय संविधान के भाग 14 में यूपीएससी का उल्लेख है। लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति का प्रावधान उपलब्ध नहीं है। तो यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में यूपीएससी के नाम से जानते हैं, और बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट के रूप में अपनी तैयारी को जारी रखते हैं और उनका ख्वाब होता है कि यूपीएससी क्लियर करें। तो इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए आरजीएस का प्रयास रहता है कि जो भी खबरें रहती हैं वो आप तक पहुंचाई जाए। चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं इस प्रश्न की ओर। तो अभी जो इसके यूपीएससी के अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति की गई है और इसीलिए यह चर्चा में बना हुआ है। तो आप सभी को बताते चलें कि भारतीय संविधान के भाग 14 में यूपीएससी का उल्लेख है और अनुच्छेद 312 के अनुसार संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार है। साथ ही साथ लोक सेवा आयोग के जो भी सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन उनकी नियुक्ति जो है होने के बाद वो पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं रहते हैं। ये उनके शर्तों में शामिल है, योग्यता में शामिल है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं, दोनों कथन सही हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए हम लोग व्याख्या को देख लें। तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में अजय कुमार को यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। पूर्व अध्यक्ष प्रीति सूदन थे और उनके कार्यकाल के बाद यह पद रिक्त था और अब डॉक्टर कुमार को यह जिम्मेदारी दी गई है। अजय कुमार जी के बारे में बात करें तो अजय कुमार केरल कैडर के 1985 बैच के सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। वे 23 अगस्त 2019 से 31 अक्टूबर 2022 तक रक्षा सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। रक्षा क्षेत्र में उनके योगदान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की स्थापना और अग्निपथ योजनाएं शामिल है। अजय कुमार ने आईआईटी कानपुर से बीटेक की डिग्री प्राप्त की और फिर अमेरिका के मिनेसोटा विश्वविद्यालय से मास्टर और पीएचडी किए हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में भी काम किया, जहां उन्होंने डिजिटल इंडिया और सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूपीएससी के बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। तो यूपीएससी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार है। इन सभी अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग भारत में केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका वर्णन संविधान में वर्णित है। भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 के तहत संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन तथा संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों और कार्यों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यूपीएससी का कोई भी सदस्य 6 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु के तक जो भी पहले हो पद पर रहेगा। कोई भी व्यक्ति जो एक बार लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण कर चुका है अपने कार्यकाल में पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन अफ्रीका 2024 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2024 अफ्रीका के लिए अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि 2023-24 की अल नीनो घटना वैश्विक ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन को इस चरम मौसम के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही हैं और
स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन अफ्रीका रिपोर्ट अभी जो है मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि अफ्रीका अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है। इसके पीछे अल नीनो की घटना बताई जा रही है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सही कथन ही चयन करना है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें तो स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन अफ्रीका 2024 रिपोर्ट हाल ही में जारी विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन अफ्रीका 2024 रिपोर्ट के अनुसार 2024 अफ्रीका के लिए सबसे गर्म या दूसरा सबसे गर्म वर्ष रहा है। यह वर्ष अभूतपूर्व गर्मी, समुद्री ताप तरंगों, बाढ़ और सूखे जैसी चरम मौसमी घटनाओं से चिन्हित रहा है, जिसने खाद्य सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और आजीविका को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। बता दें कि 2023-24 की अल नीनो घटना वैश्विक ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन को इस चरम मौसम के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं की बात करें, मुख्य बिंदुओं की, तो 1991 से 2020 के औसत सतही तापमान की तुलना में 2024 में अफ्रीका का औसत तापमान लगभग 0.86 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक रहा है। तो स्टेटमेंट ये भी बन सकता है। सबसे तेज तापमान वृद्धि 1.28 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक उत्तरी अफ्रीका में दर्ज की गई है, जिससे यह महाद्वीप का सबसे तेज गर्म होता क्षेत्र बन गया है। गौरतलब है कि 2024 में लगभग पूरा अफ्रीका समुद्री क्षेत्र मजबूत, गंभीर या अत्यधिक तीव्रता वाली समुद्री गर्मी की लहरों की चपेट में रहा है। बता दें कि जनवरी से अप्रैल 2024 में 30 लाख वर्ग किलोमीटर और वर्ष की दूसरी छमाही में 15 लाख वर्ग किलोमीटर समुद्री ताप तरंगे से प्रभावित रहा है, जो 1993 के बाद सबसे अधिक है। सहारा रेगिस्तान में सामान्य से 5 गुना अधिक वर्षा हुई है, जिससे दुर्लभ बाढ़ और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। पूर्वी अफ्रीका की बात करें तो केन्या, तंजानिया, बुरुंडी में मार्च से मई 2024 के दौरान बाढ़ से 7 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं पश्चिमी मध्य अफ्रीका की बात करें, जैसे नाइजीरिया, नाइजर, चाड, कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य में 40 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं दक्षिणी और उत्तरी अफ्रीका में व्यापक सूखा देखने को मिला है। मोरक्को में कृषि उत्पादन 5 साल के औसत से 42% कम हुआ है, जबकि यह 6 वर्ष से सूखे की मार झेल रहा है। मलावी, जिम्बाब्वे और जाम्बिया में 2 दशकों का सबसे बुरा सूखा देखा गया है। अनाज उत्पादन औसत से 16% कम और जिम्बाब्वे में यह गिरावट 50% तक दर्ज की गई है। बता दें कि जलवायु परिवर्तन के कारण अफ्रीका की GDP में दीर्घकालिक गिरावट की आशंका है। वहीं कृषि आय में 30% तक गिरावट और गरीबी में 20 से 30% तक की वृद्धि की संभावना है। विश्व मौसम संगठन के बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी सदस्यता 192 सदस्य राष्ट्रों और क्षेत्रों के पास है। अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन की बात संगठन का क्या अर्थ है, तो विभिन्न देशों की सरकार जो है आपस में मिल करके इस संगठन का निर्माण करती हैं, इसलिए यह अंतर सरकारी संगठन है। गौरतलब है कि भारत भी इसका सदस्य देश है और इस संगठन की उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन यानी IMO से हुई थी, जिसकी स्थापना 1873 में वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस के आयोजन के बाद की गई थी। इसकी औपचारिक स्थापना 23 मार्च 1950 को WMO कन्वेंशन के अनुसमर्थन के द्वारा की गई थी। वहीं इसके बाद यह संगठन मौसम विज्ञान यानी मौसम और जलवायु परिचालन, जल विज्ञान और संबंधित भूभौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बन गया है। इसके मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो भूटान की हालिया क्रिप्टो भुगतान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह प्रणाली बाइनेंस पे के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी से भुगतान की सुविधा देती है। इस प्रणाली में लेन देन केवल भूटान की आधिकारिक डिजिटल मुद्रा नगुल्टम से ही संभव है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, तो यहाँ पर बताते चलें कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो अभी भूटान में विश्व का पहला जो है
क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू किया गया है, इसलिए यह चर्चा में है। तो दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की गई है भूटान के द्वारा। तो हालिया खबरों के अनुसार भूटान ने बाइनेंस पे और डीके बैंक के साथ साझेदारी में दुनिया की पहली भारतीय क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है। इस पहल के तहत अब पर्यटक अपने भूटान प्रवास के दौरान हवाई टिकट, वीजा, होटल, गाइड, स्मारक प्रवेश, स्थानीय फल, हस्तशिल्प और अन्य सेवाओं के लिए डिजिटल मुद्राओं का उपयोग कर सकते हैं। नई क्रिप्टो भुगतान प्रणाली के बारे में बात करें तो यह भुगतान प्रणाली बाइनेंस पे में एकीकृत है, जिससे पर्यटक अपने बाइनेंस खाते के जरिए आसानी से भुगतान कर सकते हैं। इसके माध्यम से पर्यटक अब फ्लाइट टिकट, वीजा शुल्क, होटल, गाइड, स्मारक प्रवेश, स्थानीय बाजारों में खरीदारी के लिए क्रिप्टो करेंसी से भुगतान कर सकते हैं। यह प्रणाली BNB, BTC, USDC सहित 100 से अधिक क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करती है। इस प्रणाली का उपयोग भुगतान बाइनेंस पे के डायनेमिक या स्टैटिक QR कोड को स्कैन करके किया जाता है, जो डीके बैंक के माध्यम से तुरंत भूटानी मुद्रा में बदल जाता है। इस प्रणाली में कोई अतिरिक्त गैस फीस नहीं है और पारंपरिक भुगतान तुलना में शुल्क काफ़ी कम है। इस प्रणाली में सभी लेन देन तुरंत और सुरक्षित तरीके से कन्फर्म होते हैं, जिससे पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित होती है। भूटान के बारे में बात करें तो यह भारत और चीन के मध्य यानी तिब्बत क्षेत्र के मध्य स्थित भूमि आवृत यानी लैंड लॉक्ड देश है, जिसे किंगडम ऑफ भूटान कहा जाता है। इसकी राजधानी की बात करें तो थिम्पू है। वर्ष 2008 में लोकतांत्रिक चुनाव के बाद यह एक संसदीय राजतंत्र बन गया और इसके राजा राज्य के प्रमुख होते हैं। इसका पारंपरिक नाम डुग्ग्याल खाफ है, जिसका अर्थ है थंडर ड्रैगन की भूमि। इसकी सबसे लंबी नदी मानस नदी है और जिसकी लंबाई 376 किलोमीटर से अधिक है। बता दें कि यह नदी दक्षिणी भूटान और भारत के मध्य हिमालय की तलहटी में बहती है। इसकी सीमाएं दो देशों से मिलती हैं, भारत और तिब्बत, जो चीन का स्वायत्त क्षेत्र है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के लोक नृत्य में शामिल है? काथी, गणगौर, मदाल्या और उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। तो अभी मालदा उत्सव मनाया गया मध्य प्रदेश के इंदौर में, इसीलिए यह चर्चा का विषय है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो मालदा उत्सव ये एक छवि है और ये इंदौर में मनाया गया। तो हालिया खबरों के मुताबिक बीते 6 से 12 मई तक इंदौर के लाल बाग परिसर में मालवा उत्सव का आयोजन किया गया। मालवा उत्सव के बारे में बात करें तो यह एक 5 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव था, जिसका संचालन लोक संस्कृति मंच द्वारा किया गया। तो लोक संस्कृति मंच द्वारा इसका संचालन किया गया। यह उत्सव पिछले 25 वर्षों से नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है। इस उत्सव में देश के विभिन्न प्रदेशों तथा मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से आए लोक कलाकारों ने लोक नृत्य और संगीत प्रस्तुति किए। बुनकरों और हस्तशिल्प कलाकारों ने बुनकरी, मिट्टी और धातु की कलाकृतियां प्रदर्शित की। उत्सव में भित्ति चित्र, रेजा कार्य, बटिक प्रिंट, तांबे या पीतल की मूर्तियां तथा आदिवासी चित्रकला विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं। इसके उद्देश्य की बात करें तो लोक संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण और प्रचार प्रसार करना इसका उद्देश्य है। स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों को मंच और बाजार उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, ये सब इसके उद्देश्य हैं। मध्य प्रदेश के अन्य लोक नृत्य की बात करें तो इसमें कौन कौन से अन्य लोक नृत्य हैं? तो काठी, यह बलाई समाज द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो बलाई समाज काठी नृत्य करता है, जिसमें मोर पंख से सजे वस्त्रों और बांस की काठी का प्रयोग होता है। यह नृत्य ढाक वाद्य पर किया जाता है। वहीं गणगौर की बात करें तो चैत्र माह में महिलाएं देवी पार्वती की पूजा करते हुए ताली और थाली पर नृत्य करती हैं। इसके 2 रूप हैं, थलरिया और थोला प्रसिद्ध हैं। फाफरिया की बात करें
तो यह पुरुषों और महिलाओं द्वारा साथ में किया जाने वाला पुंगी की ध्वनि पर आधारित समूह नृत्य है। तो फाफरिया समूह नृत्य है और पुंगी की ध्वनि पर किया जाता है। ठीक है। मदाल्या की बात करें तो इसमें महिलाएं ढोल की थाप पर हाथ पांव की मुद्राओं के साथ तीव्र गति से नृत्य करती हैं। आधा खड़ा जो उत्तर प्रदेश में सोहर नृत्य है उसके समान है। तो यह नृत्य विवाह, जन्म व मृत्यु जैसे अवसरों पर स्त्रियों द्वारा ढोल की थाप पर किया जाता है। डंडा नृत्य की बात करें तो यह चैत्र वैशाख की रातों में पुरुषों द्वारा डंडे के साथ ढोल व थाली की ताल पर किया जाता है। वहीं मटकी नृत्य की बात करें तो महिलाएं सिर पर कई मटकियां संतुलित कर गोलाकार घूमते हुए ढोल की थाप पर नृत्य करती हैं और आड़ा खड़ा इसका एक रूप है। वहीं राई की बात करें तो राई जो है बेड़िया जनजाति द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य श्रृंगार व सामाजिक विषयों पर आधारित संवादात्मक रूप में होता है। राम सहाय पांडे इसके प्रमुख कलाकार हैं। शायरा की बात करें तो वर्षा के लिए भगवान इंद्र की प्रार्थना स्वरूप यह नृत्य लाठी लिए युवाओं द्वारा ढोलक व बांसुरी के साथ किया जाता है। तो जब आप लगान मूवी देखे होंगे तो उसमें भी आप देखे होंगे कि इंद्र को प्रसन्न करने के लिए वहाँ पर नृत्य किया जाता है और वो भी एक शायरा नृत्य का ही एक रूप था। वहाँ भी बांसुरी का प्रयोग होता है। ठीक है। जवारा, महिलाएं सिर पर फसल की टोकरी रखकर संतुलन बनाते हुए यह नृत्य करती हैं जो फसलों की महत्ता को दर्शाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो आज़ाद हिंद फौज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन का सामना करने के उद्देश्य से गठित एक सैन्य बल था। तो ये ऑप्शन तो सही है। इसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये भी ऑप्शन सही है। पूछ क्या रहा है कौन से सही नहीं है। तो यहाँ पर न तो एक सही नहीं है और न ही दो, यानी गलत पूछ रहा है ना। तो गलत न तो एक है और न ही दो गलत है। और अभी ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि ये प्रश्न तो पुराना है। तो वीर रथ पार्क जो है उत्तर प्रदेश के नोएडा में खोलने की बात चल रही है। एक म्यूजियम होगा और वो जो है स्वतंत्रता संग्राम में वीरों की स्मृति में एक म्यूजियम का आयोजन किया जा रहा है। म्यूजियम बनाने की बात की जा रही है। चलिए, तो वीर रथ पार्क उसका नाम रखा जाएगा, नोएडा में स्थापित होगा। तो हालिया खबरों के अनुसार उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्वतंत्रता संग्राम के वीरों की स्मृति में एक म्यूजियम और ओपन थिएटर सहित वीर रथ पार्क का निर्माण किया जाएगा। वीर रथ पार्क के बारे में बात करें तो यह पार्क कुल 32 स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत को संरक्षित एवं प्रदर्शित करने के उद्देश्य से ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के समीप स्थित नलगढ़ गांव में स्थापित किया जाएगा। ऐतिहासिक दृष्टि से नलगढ़ गांव शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के करनैल सिंह की शरण स्थली रहा है। ऐसा माना जाता है कि इन सेनानियों ने यहीं रहकर ब्रिटिश सेना पर हमले की रणनीतियां तैयार की थी। नलगढ़ से इस पार्क की स्थापना लगभग 22 एकड़ भूमि पर की जाएगी, जिसकी अनुमानित लागत 42 करोड़ रुपए है। इस पार्क में एक संग्रहालय यानी म्यूजियम भी होगा, जिसमें शहीदों की पत्थर की मूर्तियों और सूचनात्मक प्रदर्शन लगाए जाएंगे। संग्रहालय की दीवारों पर स्वतंत्रता सेनानियों और सेना के जवानों की कहानियां भी अंकित की जाएगी। युद्धकालीन टैंक और लड़ाकू विमान प्रतीकात्मक रूप से भारत की सैन्य विरासत को प्रदर्शित करेंगे, जबकि लेजर शो देशभक्ति की भावना को प्रेरित करेगा। ओपन एयर थिएटर में भारत की स्वतंत्रता पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज़ाद हिंद फौज की बात करें तो यह द्वितीय युद्ध के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन का सामना करने के उद्देश्य से गठित एक सैन्य बल था, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके गठन में कौन साथ दिया था, तो मोहन सिंह थे। उन्होंने भारतीय युद्धबंदियों से एक सेना गठित करने का प्रस्ताव किया और जापानी समर्थन प्राप्त किया। उन्होंने शुरुआत में INA का नेतृत्व किया, जिसमें लगभग 40,000 सैनिकों की भर्ती की गई थी। हालांकि सैनिकों की संख्या को लेकर जापानियों के साथ संघर्ष के कारण उन्हें हटा दिया गया।
रास बिहारी बोस की बात करें तो यह एक अनुभवी क्रांतिकारी थे और इन्होंने आईएनए के लिए समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और टोक्यो में भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इनका जन्म जो है ओडिशा में हुआ था और 25 अगस्त 1943 को बोस को आईएनए का सुप्रीम कमांडर नियुक्त किया गया था और बाद में 31 अक्टूबर 1943 को उन्होंने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार अथवा आज़ाद हिंद की स्थापना की थी। इसे जापान, जर्मनी, इटली और चीन, ये 4 देश हैं के सहित 9 देशों द्वारा मान्यता दी गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में 12 मई को विश्व ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2025 मनाया है। नर्सों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की अवधारणा 1953 में डोरोथी सदरलैंड द्वारा प्रस्तावित की गई थी। तो उपयुक्त में से कौन से कथन गलत हैं? तो यहाँ पर न तो 1 गलत है न ही 2 गलत है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या की बात करें तो हर साल 12 मई को दुनिया का आधुनिक नर्सिंग की अग्रणी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाने के लिए एक साथ आती हैं। यह दिन स्वास्थ्य सेवा वितरण, सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है। 2025 में थीम थी कि हमारी नर्सें, ठीक है, हमारा भविष्य, नर्सों की देखभाल अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करती हैं। तो ये थीम है, हमारी नर्सें हमारा भविष्य, नर्सों की देखभाल अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करती हैं। लचीली स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों और मजबूत अर्थव्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए नर्सों के कल्याण और विकास में निवेश की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करती है। यह थीम चर्चा में क्यों है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2025 12 मई 2025 को मनाया गया, जिसका विषय था हमारी नर्सें हमारा भविष्य, नर्सों की देखभाल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती हैं। यह थीम नर्सिंग वेलनेस अधिकारों और सहायता प्रणालियों में तत्काल निवेश के लिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद के आह्वान को दर्शाती है। यह महामारी के बाद की थकान, नर्सों की कमी और दुनिया भर में स्वास्थ्य प्रणालियों पर बढ़ते दबाव जैसी वैश्विक चुनौतियों के बीच आता है। इंटरनेशनल नर्स डे 2025 के लक्ष्य और उद्देश्य की बात करें तो नर्सों के शारीरिक, मानसिक और व्यावसायिक कल्याण को बढ़ावा देना, अधिक वित्त पोषण, उचित वेतन, सुरक्षित कार्य वातावरण की वकालत करना, नर्स कल्याण और राष्ट्रीय आर्थिक लचीलेपन के बीच अन्योन्याश्रयता पर प्रकाश डालना, विश्व स्तर पर नर्सों की कड़ी मेहनत, समर्पण और दयालु सेवा का सम्मान करना। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल 1820 से 1910 के बीच में इनका जीवन काल रहा। इनका जन्म 12 मई को हुआ था और इन्होंने क्रीमिया युद्ध के दौरान आधुनिक नर्सिंग की नींव रखी थी। नर्सों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की अवधारणा 1953 में डोरोथी सदरलैंड द्वारा प्रस्तावित की गई थी और आईसीएन ने आधिकारिक तौर पर आईएनडी की स्थापना की, यानी इंटरनेशनल नर्स डे की स्थापना की 1965 में की थी और 12 मई 1974 को निश्चित तिथि के रूप में चुना गया। यह दिन जो है नाइटिंगेल की विरासत का प्रतीक है और कई देशों में मनाए जाने वाले दीप प्रज्वलित समारोह का केंद्रीय स्थान है। वार्षिक थीम की बात करें तो 2024 में हमारी नर्सें हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति है। 2023 की बात करें तो हमारी नर्सें हमारा भविष्य है। 2022 की बात करें तो नर्स नेतृत्व करने के लिए एक आवाज़, वैश्विक स्वास्थ्य को सुरक्षित करने के लिए नर्सिंग में निवेश करें और अधिकारों का सम्मान करें, ये थीम थी। तो आप इस बार वाला थीम याद रखिएगा, ठीक है। इंटरनेशनल नर्स डे 2025 के महत्व की बात करें तो नर्सों की कमी, थकान और निवेश की कमी के संकट के बारे में जागरूकता बढ़ाना। यह सरकारों को स्वस्थ समुदायों और मजबूत अर्थव्यवस्थाओं के लिए नर्स कल्याण को प्राथमिकता देने का अधिकार देती है।
नर्सों, नीति निर्माताओं और स्वास्थ्य देखभाल संगठनों और स्वास्थ्य देखभाल संगठनों के बीच जो है सहयोग को प्रोत्साहित करती है। नर्सिंग शिक्षा, स्टाफिंग और नेतृत्व विकास में संरचनात्मक सुधारों का आह्वान किया गया है। विश्व भर में नर्सों के सामने कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे कि बर्न आउट और कार्यस्थल पर तनाव, अपर्याप्त वेतन और लंबी शिफ्ट, ठीक है, यानी लंबी अवधि तक उन्हें काम करना पड़ता है। कर्मचारियों की कमी और प्रशिक्षण के अवसरों का अभाव, महामारी और आपदाओं के दौरान स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना, आपदाओं के समय स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना। हाल ही में विराट कोहली, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो हाल ही में विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। विराट ने कब अपना टेस्ट डेब्यू किया था? तो अभी जो है भारतीय क्रिकेट के धुरंधर खिलाड़ी के रूप में जाने जाने वाले विराट कोहली अभी संन्यास लेने की घोषणा की है टेस्ट से, और उन्होंने पहला डेब्यू जो है वर्ष 2011 में किया था, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देख लेते हैं। तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। 36 वर्षीय कोहली ने 12 मई 2025 को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से इस फैसले की जानकारी दी है। कोहली ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत 20 जून 2011 को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ की थी। तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 20 जून 2011 को की थी, किंगस्टन में की थी, और जहां उन्होंने पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 15 रन बनाए थे। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 14 साल के अपने टेस्ट करियर में 123 मैचों में 30 और 31 अर्धशतकों की मदद से 9,230 रन बनाए हैं। महान बल्लेबाजों में शुमार हुए हैं। विराट कोहली को विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिना जाता है। उनकी तुलना अक्सर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर से की जाती है। हालांकि कोहली टेस्ट मैचों की संख्या में तेंदुलकर से पीछे रहे। सचिन ने 200 टेस्ट खेले, जबकि कोहली ने 123 टेस्ट तक पहुंचे हैं। आंकड़ों से में तेंदुलकर से तुलना की बात करें तो रनों के मामले में कोहली भारतीय बल्लेबाजों में चौथे स्थान पर है। सचिन तेंदुलकर 15,921 रनों के साथ पहले स्थान पर काबिज है, जो कोहली से 6,691 रन आगे हैं। शतकों की बात करें तो कोहली के 30 शतक हैं, जबकि सचिन तेंदुलकर के 51 शतक हैं। हालांकि दोहरे शतकों में कोहली ने बाजी मारी है, उन्होंने दोहरे शतक बनाए हैं, जबकि तेंदुलकर के नाम 6 दोहरे शतक हैं। सबसे सफल भारतीय टेस्ट कप्तान की बात करें तो विराट कोहली ने न केवल बल्लेबाजी के रूप में बल्कि कप्तान के रूप में भी अपनी छाप छोड़ी है। उन्होंने 68 टेस्ट मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की है, जिसमें 40 में जीत हासिल की। कोहली पहले भारतीय कप्तान बने जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीती। उनके नेतृत्व में भारत ने 2021 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। उनके नेतृत्व में भारत ने 2021 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। नंबर 4 की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। सचिन तेंदुलकर के बाद कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में नंबर 4 की पोजीशन को बखूबी संभाला। अब सवाल यह है कि उनकी जगह कौन लेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 20 जून 2025 से 5 टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होने वाली है, जिसमें यह देखना रोचक होगा कि कौन इस भूमिका को निभाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तसरापचू संरक्षण रिजर्व किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में अवस्थित है? संघ शासित प्रदेश में अवस्थित है। तो संरक्षण रिजर्व क्या होता है? जैसे दोस्तों, तो जैसे ये नेशनल पार्क हो गया कोई एक, या कोई एक दूसरा नेशनल पार्क हो गया, तो इसमें क्या होता है कि जो
जीव हैं इस नेशनल पार्क तक ही सीमित नहीं रखते हैं, कुछ इधर भी जा सकते हैं, कुछ इधर भी जा सकते हैं, या कुछ इधर भी जा सकते हैं, कुछ इधर भी जा सकते हैं। उसी तरह जो दूसरा नेशनल पार्क है उसके भी जीव कुछ इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं। तो इसके आसपास के क्षेत्रों को संरक्षित किया जाता है, ठीक है, ऐसे संरक्षित कर दिया जाता है ताकि जो मानव संघर्ष है और पशु संघर्ष है वो रुक सके, और एक तरीके से ये गलियारा नुमा बना दिया जाता है। इसी को बोलते हैं संरक्षण रिजर्व। तो यही हो गया हमारा संरक्षण रिजर्व, ठीक है। अब ये है कहाँ पर? तो ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। चलिए, तसराप चू आप याद रखिएगा। तो तसराप चू संरक्षण रिजर्व से जुड़ी कुछ जानकारियां हैं। तो घोषणा की तिथि की गई है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने 7 मई 2025 को तसराप चू आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। स्थान की बात करें तो यह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में स्थित है और एक ठंडा और दुर्गम इलाका है। कानूनी आधार की बात करें तो यह अधिसूचना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36A(1) के तहत जारी की गई है। क्षेत्रफल की बात करें तो तसराप चू का क्षेत्रफल 1585 वर्ग किलोमीटर है। यह संरक्षण रिजर्व भारत का सबसे बड़ा आरक्षित क्षेत्र बन गया है। हिमाचल का 5वां आरक्षित क्षेत्र यह डरता घाट, नैना देवी, पाटर हिल और शिल्पी के बाद हिमाचल प्रदेश का 5वां संरक्षण आरक्षित क्षेत्र बन गया है। तसराप चू संरक्षण आरक्षित क्षेत्र से जुड़ी कुछ जानकारियां हैं। जैसे सीमाएं की बात करें तो उत्तर में लद्दाख से लगता है, पूर्व में किब्बर वन्य जीव अभ्यारण्य यानी मतग नाला और तुंगर तुगपा तक फैला हुआ है, दक्षिण में कब्जिमा नाता तक है और पश्चिम में चंद्रतात वन्यजीव अभ्यारण्य तक है। जग संगम स्थल की बात करें तो यह क्षेत्र उनाम नदी और चराप नाता के संगम का स्थान है। इसके प्रबंध की बात करें तो इस क्षेत्र का प्रबंधन जो है कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी द्वारा किया जाएगा, जिसमें स्थानीय पंचायतों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। जैव विविधता एवं उसके महत्व की बात करें तो प्रमुख प्रजातियां, यह क्षेत्र हिम तेंदुआ का घनत्व वाला क्षेत्र है जिसे पर्वों का भूत कहा जाता है। यहाँ पर पर्वों नहीं, पर्वतों का भूत भी कहा जाता है। ऊंचाई सीमा की बात करें तो हिम तेंदुआ आमतौर पर 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। अन्य वन्यजीव प्रजातियां भी हैं जैसे तिब्बती भेड़िया, भारल या नीली भेड़, हिमालयन आइबेक्स, कियांग यानी जंगली गधा और तिब्बती आर्गाली। पक्षियों में रोज फिंच, तिब्बती रैवेन और येलो बिल्ड चौग यहाँ पर अवस्थित है। महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारा की बात करें तो यह क्षेत्र जो है किब्बर और चंद्रताल अभ्यारण्यों को जोड़ता है, जो जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो टीबी उन्मूलन के लिए भारत का लक्ष्य वर्ष संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों से कितने वर्ष पहले का निर्धारित है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्य जो 17 सतत विकास लक्ष्य घोषित किए गए हैं SDG गोल्स, उसमें सतत विकास लक्ष्य SDG 3 जो है ये टीबी उन्मूलन से संबंधित है, यानी स्वास्थ्य से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो SDG लक्ष्य है यानी WHO द्वारा घोषित है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, वो टीबी उन्मूलन का 2030 है, और वहीं भारत का जो उन्मूलन का लक्ष्य है 2025 है, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले जो है यह टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों से, ठीक है, पहले। तो इसलिए राइट आंसर हमारा C हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो भारत में टीबी उन्मूलन की रणनीति और प्रगति की बात करें तो
लक्ष्य वर्ष भारत ने 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, जो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 2030 से 5 वर्ष पहले है। वैश्विक स्थिति की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में दुनिया का 26% टीबी बोझ है, जो उच्च भार देशों में शीर्ष स्थान पर है। 2015 से 23 के बीच भारत में टीबी की घटनाओं में 18% की कमी हुई है, जो 237 से घट करके 195 प्रति 1 लाख जनसंख्या पर हो गई है। वैश्विक औसत से लगभग दोगुनी गति से है और टीबी मृत्यु दर में 21% की गिरावट हुई है। इलाज कवरेज बढ़ाकर 85% हो गया है। नई पहलों की बात करें तो दवा प्रतिरोधी टीबी के लिए छोटा उपचार कार्यक्रम लाया गया है। देसी मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक तकनीक अपनाया जा रहा है। पोषण सहायता कार्यक्रम यानी पीएम निश्चय योजना के माध्यम से दिया जा रहा है और 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। वहीं 129.9 मिलियन लोगों की जांच 445 उच्च प्राथमिक वाले जिलों में की जा रही है और 7.1 लाख नए मामलों की पहचान की गई है, जिनमें से 2.85 लाख रोगी लक्षणहीन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो पीएम श्री योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो इस योजना की शुरुआत 7 सितंबर 2022 में हुई थी। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है एवं यह योजना 2022-23 से 2026-27 तक 5 वर्षों की अवधि में लागू की जा रही है। तो इस संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है, तो यहाँ पर दोनों विकल्प हमारे सही हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें। तो पूरा नाम पीएम श्री का क्या है? तो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है। उद्देश्य की बात करें तो पूरे भारत में 14,500 से अधिक मौजूदा स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप आदर्श स्कूलों में बदलाव लाना है। कार्यान्वयन की बात करें तो यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 2022-23 से 2026-27 तक 5 वर्षों की अवधि में लागू की जा रही है। कुल लागत की बात करें तो योजना की कुल लागत 27,263 करोड़ रुपए है। इसमें केंद्र सरकार का अंशदान 18,128 करोड़ रुपए है और शेष खर्च राज्यों द्वारा वहन किया जाएगा। लक्ष्य स्कूल की बात करें तो प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक के स्कूलों को कवर किया जाएगा। स्कूलों को आधुनिक तकनीक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षण पद्धति आदि में उन्नत किया जाएगा। अब तक की प्रगति की बात करें तो राज्यवार स्थिति की बात करें तो अब तक शामिल स्कूल जो है 12,400 स्कूलों को योजना में शामिल किया जा चुका है। वहीं ये स्कूल देश के 670 जिलों में फैले हुए हैं। शामिल न होने वाले राज्यों में बात करें कौन कौन से राज्य हैं तो केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ, पश्चिम बंगाल के राज्य बोर्ड के संबद्ध स्कूल योजना का हिस्सा नहीं है। तो केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ये तीनों राज्य के स्कूल जो है इस योजना में शामिल नहीं है। इन राज्यों ने केंद्र सरकार के साथ एमओयू समझौता पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। परिणाम स्वरूप इन राज्यों में पीएम श्री योजना लागू नहीं की गई है। तो ये था दोस्तों डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम और उम्मीद है आप सभी को ये सेशन उपयोगी लगा होगा और इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।